हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अवध। क्षेत्रीय राज्यों के उदय में हमने बंगाल को कंप्लीट किया था। आज हम लोग जानेंगे अवध के बारे में। तो अवध को हम लोग सबसे पहले अवध की भूमिका जानेंगे कि अवध की भूमिका क्षेत्रीय राज्यों के उदय में कैसा था और इस पे अंग्रेजों ने विस्तार कहाँ किया, जैसे कि कन्नौज से कर्मनासा नदी तक अवध विस्तृत है। ठीक है, यानी अवध का विस्तार हुआ है। और यहाँ अवध के प्रमुख नवाब कौन कौन हैं? अवध के प्रमुख नवाब कौन कौन हैं, जैसे कि हम लोग जान सकते हैं। सबसे पहले आते हैं सादत खां, जिन्होंने अवध का स्थापना किया था, जो कि 1720 से 1739 AD तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं सफदरजंग, जो कि 1739 से 1754 तक रहते हैं। इसके बाद आते हैं सुजाऊ दौला, जो कि पलासी के ये बक्सर के युद्ध में साथ दिए थे, 1754 से लेके 1775। ठीक है, आसफ उद दौला का बात करें, आसफ उद दौला तो ये 1775 से लेके 97 AD तक रहे हैं। इसके बाद सादत खां द्वितीय आते हैं। सादत खां द्वितीय, जो कि 1797 से लेके 1832 तक रहते हैं। इसके बाद और कहा जाए तो अवध के सबसे अंतिम जो नवाब होते हैं वो होते हैं वाजिद अली शाह। और इनका काल का अगर कहा जाए तो 1832 से 1856 AD तक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका अगर कहा जाए तो इनकी बेगम का नाम बेगम हजरत महल है। बेगम हजरत महल। इन्हें बिजारिस कादिर भी कहा जाता है। बिजारिस कादिर भी इन्हें कहा जाता है। और इन पे कुशासन का आरोप लगा था। ठीक है, तो हम लोग भूमिका के बारे में जानते हैं और एक एक करके सारे नवाब के बारे में जानते हैं कि इन नवाबों के कारण क्यों हमारा जो भारत है वो ब्रिटिश के हाथों में और चला गया। ठीक है, अगर हम लोग भूमिका के बारे में जाने तो मध्यकाल में अवध मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था और अवध की भौगोलिक विस्तार पश्चिम से कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1720 से 22 के आसपास सादत खां बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र अवध की स्थापना की थी। ठीक है, यानी सादत खां का जो पूरा नाम है सादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो अवध के प्रमुख नवाब रहते जैसे सादत खां, सफदरजंग, सुजाऊ दौला, आसफ उद दौला, सादत खां द्वितीय, वाजिद अली शाह। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सादत खां के बारे में जानेंगे कि सादत खां ने कैसे करके ठीक है अपना साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे इनके कुछ गलतियों की वजह से ब्रिटिश इन पे हावी होने लगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सादत खां के बारे में, जिनका कालक्रम 1720 से लेके 1739 AD तक है। तो अगर ये कहा जाए तो सादत खां स्वतंत्र अवध के ठीक है, सादत खां स्वतंत्र अवध के पहले नवाब थे और ये मुगल दरबार में
अफगानी गुट के नेता भी थे। ये मुगल दरबार में किनके नेता थे? अफगानी गुट के नेता थे। और सादत खान ने अवध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, यानी ये क्या है? अफगानी गुट के नेता। इसके बाद अगर कहा जाए तो इन्होंने प्रशासन में हिंदू और मुस्लिमों की नियुक्ति की है। हिंदू मुस्लिमों की नियुक्ति की है। साथ ही साथ इन्होंने करनाल के युद्ध में भी भाग लिया था, जब नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम आए थे। करनाल का युद्ध 1739 में, और 1739 में ही नादिर शाह के कारण, ठीक है, ये आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर ली थी। यानी कह सकते हैं कि सादत खां जो है स्वतंत्र अवध के पहले नवाब थे और ये मुगल दरबार में अफगानी गुट के नेता थे। सादत खान ने अवध के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने अपनी सेना में हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय से संबंधित सैनिकों की नियुक्ति की थी। करनाल के युद्ध में सादत खान ने शाही मामलों में नकारात्मक भूमिका अदा की और 1739 में नादिर शाह के भय से विष खाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अगर हम लोग अगले शासक के बारे में बात करें तो अगले शासक हैं सफदरजंग। सफदरजंग, और इनका कालक्रम है 1739 से 1754 AD। अगर इनके बारे में बात करें तो ये उत्तराधिकारी और दामाद सादत खां के थे। ये उत्तराधिकारी और दामाद किनके थे? सादत खां के। और ये अवध के लोकप्रिय नवाब थे। अवध के लोकप्रिय नवाब थे। साथ ही साथ इन्होंने मणिपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और ये नवाब वजीर के नाम से प्रसिद्ध है। नवाब वजीर के नाम से सफदरजंग प्रसिद्ध हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने शासनकाल में अवध का विस्तार भी किया है। अवध का विस्तार किया है और इन्होंने एक मकबरा दिल्ली में स्थापित किया। साथ ही साथ कहा जाए तो इनका वास्तविक नाम, ठीक है, सफदरजंग का जो वास्तविक नाम है यह अब्बुल मंसूर खां है। अब्बुल मंसूर खां, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये सादत खां के दामाद एवं उत्तराधिकारी थे और ये अवध के सबसे लोकप्रिय नवाब थे। 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था और इसी क्रम में मणिपुर के युद्ध में मुगल सेना एवं अहमद शाह अब्दाली एक दूसरे से लड़ गए और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र अहमद शाह ने किया था और सफदरजंग ने अहमद शाह के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया और बादशाह बनने के पश्चात, ठीक है, अहमद शाह ने सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर घोषित किया और सफदरजंग अत्यधिक योग्य वजीर सिद्ध हुए और उन्हें दिल्ली में, ठीक है, उन्हें दिल्ली में नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। सफदरजंग ने अवध का भी विस्तार किया है और सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इनका वास्तविक नाम कहा जाए तो अब्बुल मंसूर खां था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले संस्थापक के बारे में जानते हैं।
हम लोग अगले शासक यानी सुजाउद्दौला के बारे में जानेंगे, जिनका शासनकाल 1754 से 1775 रहा है। अगर इनके बारे में बोला जाए तो ये पुत्र एवं उत्तराधिकारी सफदरजंग के हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनके शासनकाल में 2 प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, 2 प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहला युद्ध हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। साथ ही साथ बक्सर का युद्ध भी सुजाउद्दौला के टाइम में ही हुआ है, बक्सर का युद्ध, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि की थी, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने अवध में दस्तक प्रणाली को भविष्य में निर्बाध के लिए शामिल कर दिया, मतलब कि पूरे टाइम के लिए दस्तक प्रणाली रहेगा। और लास्ट में इन्हें शाह आलम द्वितीय को भी सुजाउद्दौला ने शरण दी थी, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सुजाउद्दौला जो हैं ये सफदरजंग के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और इन्होंने भारत के 2 प्रसिद्ध सबसे युद्धों में भाग लिया है। पहला पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अब्दाली की ओर से लड़े थे, और बक्सर के युद्ध में ये शाह आलम द्वितीय की ओर से लड़े, और बक्सर के युद्ध के पश्चात ही इन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि रॉबर्ट क्लाइव के साथ की थी, और इन्होंने अवध में दस्तक प्रणाली का अधिकार ब्रिटिशों को दिया था, और इलाहाबाद की संधि के पश्चात शाह आलम द्वितीय को इन्होंने शरण दी थी। इसके बाद अगर हम लोग अगले शासक के बारे में जानें तो अगले शासक हैं आसफ उद्दौला, जिनका शासनकाल 1775 से लेके 1797 AD तक रहा है। अगर इनके बारे में कहा जाए तो इन्हें कहा जाता है कि ये लखनऊ संस्कृति का इन्होंने काफ़ी विकास किया है, लखनऊ संस्कृति का इन्होंने विकास किया है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कई निर्माण भी करवाए हैं, जैसे कि रूमी दरवाज़ा, इसके बाद इमाम बाड़ा, ठीक है। ये सब का आसफ उद्दौला ने क्या किया है, निर्माण करवाया है। और इनकी मृत्यु अगर कहा जाए, इनकी मृत्यु तो 1757 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि ये भी बहुत सिंपल सा है कि ये सुजाउद्दौला के क्या थे, उत्तराधिकारी थे, और आसफ उद्दौला ने लखनवी संस्कृति के विकास में योगदान दिया था, और इन्होंने लखनऊ में ही 2 मुख्य निर्माण करवाया, पहला रूमी दरवाज़ा और दूसरा इमाम बाड़ा, ठीक है। इसमें अगर हम लोग और देखें तो इनकी मृत्यु कहा जाए तो 1797 AD में हो जाती है। इसके बाद अगले शासक के बारे में बात करें तो अगले शासक है अवध के सादत खां द्वितीय, जिनकी शासनकाल 1797 AD से 1832 रहती है। और इनके समय क्या होता है कि ये पुत्र एवं उत्तराधिकारी, ठीक है, ये पुत्र एवं उत्तराधिकारी आसफ उद्दौला के होते हैं, और इन्होंने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था, सहायक संधि पर साइन किया यानी हस्ताक्षर किया, ठीक है। इसके बाद इनके समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे, जिन्होंने सहायक संधि करवाया था, लॉर्ड
वेलेजेली, ठीक है, वेलेजेली। सहायक संधि कहने का मतलब होता है कि जो यहाँ का, ठीक है, यानी अवध के अब जो नवाब हैं, अब इनके पास संप्रभुता नहीं रहेगी, संप्रभुता नहीं रहेगी। संप्रभुता कहने का मतलब होता है कि आप आंतरिक या बाह्य निर्णय खुद से नहीं ले सकते हैं। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि सादत खान द्वितीय आसफ उद्दौला के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे और इन्होंने लॉर्ड वेलेजेली के समक्ष सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके पश्चात अवध के संप्रभुता जो होती है ब्रिटिशों के अधीन हो गई। और इसी काल में लॉर्ड वेलेजेली जो होते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये कहाँ के थे? तो ये बंगाल के थे, ठीक है। इसके बाद अवध के अंतिम नवाब के बारे में हम लोग बात करें, जिनका नाम वाजिद अली शाह है। वाजिद अली शाह। तो हम लोग अगर वाजिद अली शाह के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल 1832 से लेके 1856 AD तक रहा है। इनके समय अगर कहा जाए तो ये अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं। अवध के अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह। और इनके समय जो गवर्नर जनरल था, वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया, यानी हड़प नीति अपनाई थी, ठीक है। साथ ही साथ वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित भी कर दिया। निर्वासित कहने का मतलब होता है कि अवध से भगा देना, कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाजिद अली शाह जो होते हैं तो अवध के अंतिम नवाब थे और ये अत्यधिक लोकप्रिय नवाब थे। और 1856 में क्या होता है कि डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। इस अधिग्रहण के पश्चात वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। और वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल थी, ठीक है, तो उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से विद्रोह का भी नेतृत्व किया था। तो यहाँ से हम लोग देखें तो अवध के सारे नवाब के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे राजपूत के बारे में कि राजपूत साम्राज्य कैसा था। बात करते हैं राजपूत राज के बारे में। अगर इनके बारे में कहा जाए तो सबसे पहला स्टार्ट होता है चौहान वंश, जो कि 9वीं सेंचुरी यानी 9th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से आता है गहरवाल वंश, जो कि 1080 से 1194 तक चलता है। इसके बाद आता है मेवाड़, जिसमें राणा सांगा रहते हैं, राणा सांगा। और ये स्टार्ट होता है 16वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से महाराणा प्रताप, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। और ये स्टार्ट होता है 16वीं शताब्दी में। इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है दुर्गादास, जो कि 17वीं शताब्दी का है। यहाँ से स्टार्ट होता है राजपूत राज, यानी राजा जय सिंह, 18वीं शताब्दी। तो इसमें देखें तो जो राजपूतों का
राजपूतों का इतिहास के बारे में अगर कहा जाए तो राजपूतों के इतिहास कर्नल टॉड के द्वारा लिखा गया है। राजपूतों के इतिहास किनके द्वारा लिखा गया है? कर्नल टॉड के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ से हम लोग राजपूत राज्य के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजा जय सिंह के बारे में। राजा जय सिंह के बारे में, और इनका अगर शासनकाल कहा जाए तो 1681 से 1743 AD तक रहा है। और इसमें अगर देखें तो इनका जन्म 1681 में हुआ है। ये आमेर के शासक थे। कहाँ? आमेर के शासक। साथ ही साथ इनका देखा जाए तो इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर की स्थापना इन्होंने किया है। इन्होंने प्रशासनिक एवं समाज सुधार भी इन्होंने किया है। राजा जय सिंह ने समाज सुधारक भी है। इन्होंने 5 वेधशालाएं भी खोली हैं। 5 वेधशालाएं भी इन्होंने खोला है। साथ ही साथ कहा जाए कि कहाँ कहाँ खोले हैं तो पहले नंबर पे आता है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, ठीक है, वाराणसी और मथुरा। इन सारे जगहों पे राजा जय सिंह ने 5 वेधशालाएं भी खोली है। ठीक है, इसके बाद कहा जाए तो इन्होंने गणित में भी अपना योगदान दिया है। गणित में राजा जय सिंह का काफ़ी योगदान रहा है। जैसे कि 3 शाखाओं यानी कि 3 ब्रांच में इन्होंने योगदान दिया है। 3 शाखाएं कौन कौन? तो पहला तो त्रिकोणमिति, इसके बाद अगर बात किया जाए तो लघु गुणक, और तीसरे नंबर पे आता है ज्यामिति। ठीक है, इसके बाद कहा जाए तो राजा जय सिंह में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि यूक्लिड का जो बुक था, ठीक है, तो संस्कृत में यूक्लिड की पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, यानी ट्रांसलेट किया है संस्कृत में। साथ ही साथ इनके समय जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ भी इन्होंने लिखा। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1743 AD में हो जाती है। यानी कहा जाए तो जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ वही है जो नादिर साहब अपने साथ ले गया था। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखें तो आपको मिलेगा कि राजपूतों की जो भूमिका रही है यह आज से नहीं, पूर्व मध्यकाल से ही चल रहा है। तो पूर्व मध्यकाल से आधुनिक काल तक राजपूत भारत में महत्वपूर्ण स्थिति में रहे। भारत में सबसे शक्तिशाली पहला राजपूत जो वंश है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो पहला राजपूत वंश है वो कौन था? चौहान वंश। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में मेवाड़ और ये चित्तौड़ की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण रही, और यहाँ पे राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शासकों ने जन्म लिया। ठीक है, शासन किया। और 18वीं शताब्दी में अगर कहा जाए तो उत्तर मुगल काल में राजपूत राजा जय सिंह सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब यहाँ पे राजपूतों का जो इतिहास लिखे हैं वो कर्नल टॉड ने लिखा है। साथ ही साथ अगर राजा जय सिंह के बारे में यहाँ पे जाने, ठीक है, तो राजा जय सिंह का जन्म 1681 में आमेर में हुआ था, और राजा जय सिंह को महान समाज सुधारक, नगर नियोजक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री एवं कानून निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने आधुनिक जयपुर,
दिल्ली, ये सब नगर बसाया था। ठीक है, जयपुर को ज्यामितीय खाक के अनुसार बनाया गया था और जयपुर में समुचित जल निकास पद्धति एवं सड़क विन्यास पद्धति भी था। जयसिंह ने प्रशासन के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार लागू किए, जैसे उन्होंने खगोल शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए 5 खगोलीय वेधशालाएँ का भी निर्माण करवाया, जैसे कि जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी और मथुरा में। ठीक है, और राजा जयसिंह ने गणित के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया, जैसे कि त्रिकोणमिति, लघु गुणक, ज्यामिति। और ज्यामिति पे लिखी गई जो प्रसिद्ध पुस्तक है ज्यामिति के तत्व, ठीक है, जो यूक्लिड ने लिखा था, तो इसका उन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया। कौन? राजा जयसिंह ने। और राजा जयसिंह ने इस पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद भी किया था। और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने क्या किया कि खगोल शास्त्र पर ही एक प्रसिद्ध पुस्तक जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ भी राजा जयसिंह ने लिखी थी। और वो मतलब हम लोगों ने आगे देखा था कि जिज मोहम्मद शाही को नादिर साहब जब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में आया था, तो नादिर शाह ने जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ को भी लूट लिया और अपने साथ ईरान लेके गया। इसका मृत्यु अगर कहा जाए तो राजा जयसिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे जाट राज्य के बारे में कि जाट राज्य क्या है। ठीक है, जानते हैं जाट राज्य के बारे में। तो अगर हम लोग जाट राज्य के बारे में बात करें तो यह उत्तर भारत में, कहाँ था? उत्तर भारत में गुरिल्ला युद्ध के प्रवर्तक थे, यानी कि ये गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे और ये कहाँ? उत्तर भारत में थे। साथ ही साथ अगर जाट राज्य का संस्थापक कहा जाए, तो इनके संस्थापक चूड़ामन और बदन सिंह थे। बदन सिंह, ठीक है। साथ ही साथ और देखा जाए तो जाट राज औरंगजेब का समकालीन गोकुलदास थे। कौन थे? गोकुलदास, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस जाट राज्य में जो सबसे योग्य शासक थे, ठीक है, तो वो थे महाराजा सूरजमल, ठीक है, जिनकी शासन काल 1756 से लेके 1763 AD तक रहा है। अगर इनके बारे में हम लोग चर्चा करें तो ये महानतम शासक थे, ठीक है। जाट राज्य के क्या थे? महान शासक थे। महानतम शासक थे कौन? सूरजमल, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में कहा जाए तो ये जाट जाति का इन्हें प्लेटो भी कहा जाता है, सूरजमल को, ठीक है। और इनका वास्तविक नाम अगर कहा जाए, वास्तविक नाम तो सुजान सिंह, ठीक है। और ये सिनवार वंश से संबंधित है, सिनवार वंश से संबंधित है, ठीक है, मतलब इससे संबंध रखते हैं। साथ ही साथ और इनके बारे में कहा जाए तो जो महाराजा सूरजमल हैं तो ये 1755 में डिग, ठीक है, की गद्दी पे बैठा और 1756 में कहा जाए, 1756 में तो ये भरतपुर के गद्दी पे बैठे थे। कहाँ? भरतपुर की गद्दी पर बैठा। सूरजमल के काल में ही अगर देखा जाए तो जाट राज्य, ठीक है, जाट राज्य
चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था। जाट राज्य जो था चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो इनके शासनकाल में ही जो जाट राज्य है वो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। और पानीपत के तृतीय युद्ध में भी, पानीपत के तृतीय, यहाँ पे लिख देते हैं, पानीपत तृतीय के युद्ध में सूरजमल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ इनके बारे में कहा जाए तो इन्होंने जाटों का विस्तार भी किया है। इन्होंने क्या किया? जाटों का विस्तार किया। ठीक है, इन्होंने जाटों का क्या किया? विस्तार किया। जैसे कि अगर कहा जाए मथुरा, आगरा, यूपी, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, इन सभी जगहों पे इन्होंने क्या किया है? जाटों का विस्तार किया है। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए तो सूरजमल की मृत्यु 1763 AD में हो जाती है। तो महाराजा सूरजमल जो थे ये जाट साम्राज्य के सबसे योग्य शासक थे और सबसे महानतम शासक रहे हैं। अगर इनके बारे में कहा जाए तो जाटों का उदय लगभग 7वीं-8वीं सदी में माना जाता है। और उत्तर भारत में जाटों को गुरिल्ला युद्ध का प्रवर्तक भी माना जाता है। स्वतंत्र जाट राज्य के जो संस्थापक थे वो बदन सिंह और चूड़ामन थे। और मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन जाट शासक गोकुलदास थे। औरंगजेब के द्वारा गोकुलदास की हत्या भी करवा दी गई थी और जिसके पश्चात जाटों ने क्रोधित होकर सिकंदरा में अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई। परंतु इस वंश के जो महानतम शासक थे वो महाराजा सूरजमल थे, जिनका काल 1756 से 1763 AD था। और ये अगर इनके बारे में कहा जाए, ठीक है, तो ये जाटों के महानतम शासक थे। इन्हें जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता था। ये जाटों के सिंहवार वंश से संबंधित थे और इनका वास्तविक नाम सुजान सिंह था। 1755 में डिग जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। तो ये डिग यानी राजस्थान के सिंहासन में बैठे थे। और परंतु 1756 में इन्होंने भरतपुर को जाटों की राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, जो कि ये भी कहाँ है? राजस्थान में। महाराजा सूरजमल ने जाट साम्राज्य को, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। और सूरजमल ने पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली और मराठों में से किसी का भी सहयोग नहीं किया था। यद्यपि इस युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठों को सहायता प्रदान की थी। इन्होंने मुगलों के लाल किले पर भी हमला किया। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1763 AD में हो गई। और इन्हीं के काल में जाटों का विस्तार इन क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे मथुरा हो गया, आगरा, यूपी, हरियाणा और राजस्थान। अगले लेक्चर में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए।